हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद बच्चों। कैसे आप सब लोग? तो आज आप लोगों का पेपर हुआ है बेटा, और हम लोगों को लगता है कि पेपर बहुत इजी आया है हमारे बच्चों के लिए। फिर भी हम आज विद इन 1 आवर आपके लिए सॉल्यूशन ला रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चों की ये मांग थी कि सर आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन भेजिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ओपी सर के साथ, और चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पेपर वैसे बहुत ही इजी आया था और पूरा क्लास का क्वेश्चंस था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये नीट का क्वेश्चंस है। सारे बच्चों ने जिससे बात हुई सब यही बात कर रहे थे कि सर हमने तो जो क्लास में प्रैक्टिस किया था पूरे वही क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए सेम टू स्टार्ट सेम। करते हैं, सेम टू सेम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, और लिस्ट 2 में बोल रहा है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कौन कौन से है। तो जैसे इथेन दिया है बेटा, तो आप लोगों को पता है कि इथेन में क्या होता है। इथेन होता है CH3CH3। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, जो कि होता है सिग्मा। मतलब इथेन में एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हो जाएगा 3। इथीन जो होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, मतलब बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सिग्मा एंड 1 पाई। कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे C2 मॉलिक्यूल की बात की जा रही है बेटा। और C2 मॉलिक्यूल आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है। यहाँ पर आपने देखा है कि इसके बीच में जो होता है बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और जब बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर ये जो दोनों बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। हमने इसको कई बार कर रखा है क्लास में। तो दोनों को तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये ना बोले ये एक सिंगल है, मतलब एक सिग्मा है और दूसरा पाई, ऐसा नहीं, दोनों के दोनों पाई है। क्लास का क्वेश्चन है ये। तो C2 मॉलिक्यूल जो है इसमें 2 पाई बॉन्ड्स, और इथाइन में बेटा 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। जी सर। दो ऑप्शन तो सेम थी। हाँ, बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर से है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है वो गिवन है एबीसी गैस के लिए। तो बेटा हेनरीज लॉ कांस्टेंट का सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। मतलब ये कि जिसका हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। यहाँ पे देखिए 145 2 × 10⁻⁵ 35। मतलब ये किसके लिए है बेटा, ए के लिए, ये किसके लिए, बी के लिए, ये किसके लिए, सी के लिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी बेटा, बी। उसके बाद जो छोटी वैल्यू है वो क्या है, सी। और फिर क्या है बेटा, ए। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू का हेनरीज कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, देन सी की, देन ए की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जा रहा है, चेक करेंगे बेटा, बी सी ए, बी सी ए। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल जो है बेटा वो है, ये है कि आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया। स्टेटमेंट में बोल रहा था बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। ठीक है बेटा, ग्रुप 16 एलिमेंट्स में अगर हम लोग बात करें हाइड्राइड की, तो आपको पता है कि बेटा ये क्या होता है। जैसे ये है H2O H2S H2Se H2Te। और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कैसे देखते हैं बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल फोर्स, और वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मास। मतलब आपको पता है कि वैन डर वाल फोर्स देखेंगे किससे, मास से। तो बेटा अब नॉर्मल अगर हम लोग बात करें ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मास बढ़ते जा रहा है, और अगर मास बढ़ते जा रहे हैं तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अब अगर वैन डर वाल फोर्स बढ़ रहा है बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा होना चाहिए किसको, H2Te को, देन H2Se, देन H2S, और सबसे कम फिर H2O को होना चाहिए था। पर एक्सेप्शनली H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O जो है सबसे ज्यादा, देन फिर क्या बेटा H2Te, देन क्या H2Se, और देन क्या फिर H2S। तो बेटा यहाँ पर वही दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा H2O H2Te H2Se H2S। मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। ऐसा होना चाहिए था कि इसको लोअर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, बट ड्यू टू द प्रेजेंस of extensive hydrogen bonding in H2, it has
इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। बेटा तो इसी का हमने जिक्र किया था, तो अगेन इसको कम होना चाहिए था, पर ये एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी सही है। यहाँ पर देखेंगे क्या, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। तो ये इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए, तो अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 55 का, ये है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अगेन स्टेटमेंट 1 बोल रहा था बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलो द ऑर्डर। तो बेटा यहाँ पर एक है नॉर्मल पेंटेन, एक है क्या नॉर्मल पेंटेन, दूसरा क्या आइसोपेंटेन, मतलब इसमें ब्रांचिंग होती जा रही है बेटा, और एक है नियोपेंटेन, मतलब ब्रांचिंग और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो आपने पढ़ा है कि अगेन बॉइलिंग पॉइंट का जो सवाल है ये हम कैसे करते हैं कि अगर वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। वही बात, वैन डर वाल फोर्स कब ज्यादा होगा, जब मास ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन इन तीनों में सेम है क्योंकि आइसोमेरिक है, तो मास तो बेटा एकदम सेम है। तो अब इसको कैसे करें, तब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सरफेस एरिया, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग जो होते जाएगा बढ़ते जाएगा, सरफेस एरिया क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो सरफेस एरिया कम होते जाएगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कम होगा। इंटरेक्शन कम होने से वैन डर वाल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अब आप देख पा रहे हैं बेटा ये लीनियर है, देन अब यहाँ पे ब्रांचिंग हुई तो सरफेस एरिया यहाँ पे क्या हो गया, कम, और अगेन और ब्रांचिंग बढ़ गई तो सरफेस एरिया और भी कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से वैन डर वाल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट 1 दिया वो बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा बेंटेन, देन आइसोपेंटेन, देन नियोपेंटेन। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कांटेक्ट ड्यू टू व्हिच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक, देयरबाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। बेटा हमने उसी का जिक्र किया। तो अगेन स्टेटमेंट 2 भी क्या है, सही, बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा, हर बार एक किया है। तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब अगेन ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। बेटा हमने कितनी बार करा है, SN1 जो रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी अपन जब चेक करते हैं एल्काइल हैलाइड में तो क्या होना चाहिए, तो बेटा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, यस। या फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वहां पर इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, तो जो बनने वाला कार्बोकेटायन वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा SN1 की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो चलिए वही काम करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या कि Br निकालो और बनाओ कार्बोकेटायन। तो बेटा यहाँ पे हमने कार्बोकेटायन बनाया, ये कौन सा कार्बोकेटायन है, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहां से भी Br निकाल दो बेटा, देन यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाओ, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन। बेटा यहाँ से Br आप निकाल पाओगे क्या, निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन जो है ना बेटा यहाँ पर इसके कॉन्जुगेशन में है, मतलब यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस, और ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये तो SN1 और SN2 दोनों ही शो नहीं करेगा, ये तो लिस्ट रिएक्टिव होता है। और ऑप्शन नंबर 3 अगर देखें बेटा तो Br यहां से निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर बनेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री जरूर है पर ये रेजोनेंस स्टेबल है। तो ड्यू टू रेजोनेंस ये कार्बोकेटायन सारे कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, अगेन एक बेसिक सा सवाल बेटा, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl, ठीक है, ये पूछ रहा है बेटा द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू। बेटा 1 ग्राम मींस 1/40 मोल, ठीक है, और 25 ml ऑफ 0.75 मोलर मींस 25/1000, ये क्या हो गया लीटर में, और 0.75 क्या हो गया बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी से हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई किए तो नंबर ऑफ मोल्स मिला। चेक कर लेते हैं बच्चों कि 1/40 जो है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो 1/40 की वैल्यू आने वाली है बेटा, अगर हम फास्ट करें तो 0.025, एंड अगर हम लोग कंसंट्रेशन और वॉल्यूम से सॉल्व करें बेटा तो इसकी वैल्यू आने वाली है बेटा
0.01875। चेक करेंगे बेटा क्या ये हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। 1 मोल NaCl 1 मोल HCl के साथ NaOH जो है 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है। देन इसमें से जो छोटी वैल्यू है वो क्या है बेटा 0.01875, अगेन 0.025। तो इसके HCl के 0.01875 मोल्स इसके 0.01875 मोल से क्या कर लेंगे बेटा रिएक्ट कर लेंगे। तो वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है बेटा वो है 0.01875 मींस 0. देखिए इसके 0.01875 मोल्स इसके 0.01875 मोल से रिएक्ट कर लेंगे। तो जो बचेगी वैल्यू उसमें हम क्या करेंगे बेटा 0.025 से 0.01875 क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास NaOH जो बचा हुआ है उसके मोल्स आने वाले हैं बेटा 0.00625। अब हमसे मास पूछा है बच्चों तो हम क्या करेंगे अगेन इसमें 40 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमको मास मिलने वाला है। और जब मैं हमारे सामने ये जो कैलकुलेटर है मेरा इसमें जब मैं 40 मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है बेटा 0.25 ग्राम मींस 250 मिलीग्राम। तो ये आपका आंसर है बेटा, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए तो अगला सवाल बेटा आपका ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी से था। तो अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा देखिए यहां पर आपको क्या दिया हुआ है लिथियम दिया हुआ है, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो एक तो बेटा क्या है साइज का क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इधर से इधर जा रहे हैं। साइज क्या होते जा रहा है बेटा डिक्रीज होते जा रहा है। तो साइज डिक्रीज होते जा रहा है मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होते जा रहा है। दूसरा क्या Z इफेक्टिव, तो Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब Z इफेक्टिव इधर से इधर बढ़ेगा, अगेन IP क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। और तीसरा जो फैक्टर था वो था स्टेबिलिटी, मतलब जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है उसकी जो IP होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन किससे ज्यादा होगी अपनी नेबरिंग एटम से, ठीक है ना, अपने पड़ोसी वाला जो एटम है उससे ज्यादा होगा। तो बेटा आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p3, ये क्या है 2s2 2p2, ये क्या है 2s2 2p1, ये क्या है बेटा 2s2 और ये क्या है 2s1। तो अब यहां पर आप मार्क करो कि कौन कौन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो बेटा एक तो नाइट्रोजन है, तो बेटा इधर से इधर जा रहे हैं तो ये तो सबसे ज्यादा होगा ही क्योंकि इसके ज्यादा और इसके आगे कोई एलिमेंट हमको दिया नहीं है। देन बेटा बेरिलियम 2s2 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, फुल फील्ड है और पेनिट्रेशन पावर इसका ज्यादा होता है। तो बेरिलियम का जो IP होगा वो अपने नेबर एटम से ज्यादा है, मतलब लिथियम से तो ज्यादा होगा ही, IP बढ़ रहा है। इवन बोरोन से भी ज्यादा होगा, तो लाइक बेरिलियम बोरोन से ज्यादा होगा। तो अब देखेंगे बेटा यहाँ पर ऑर्डर हमने बना लिया है। सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आएगा कार्बन, कार्बन के बाद आएगा क्या बेटा बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद आएगा क्या बोरोन, और बोरोन के बाद आएगा लिथियम। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा बेटा IP का। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन लिथियम। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में हम लोग बात करें तो 60 क्या बता रहा है बेटा, ये बोल रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग इज। तो चलिए तो बेटा कार्बोकेटायन यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। आपको पता है कि हम लोग स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, हम लोग देखते हैं बेटा एक तो क्या क्या हम देखते हैं, ठीक है ना, एक तो क्या होना चाहिए बेटा एरोमेटिसिटी अगर वो शो कर रहा है तो सबसे ज्यादा, देन इक्वल रेजोनेंस, देन क्या बेटा रेजोनेंस, देन क्या हाइपर कॉन्जुगेशन, और देन क्या इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इक्वल रेजोनेंस, और देन फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एरोमेटिसिटी। अगर वो कार्बोकेटायन एरोमेटिसिटी का पार्ट होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना A हो रहा है, ना E हो रहा है, ना R हो रहा है, H हो रहा है। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है बेटा क्योंकि ये CH2 होगा, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर हो रहे हैं आपके कितने 3। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा पॉजिटिव सिंगल CH बॉन्ड इतने, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेटा ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और यहाँ पे रिंग ओपनिंग टेंडेंसी होती है, ये तो बहुत कम स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो बेटा ये सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन 1 डिग्री वैसे भी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर 4 में तो ये
3 डिग्री कार्बोकेटायन है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन हाइपर कॉन्जुगेशन कितना बेटा 3, 2 5 और 2 7, हाइपर कॉन्जुगेशन कितने 7। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है ये बोल रहा है, अगला जो सवाल है तो बेटा अगला जो सवाल है वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। बेटा हम एक्टिवेशन एनर्जी ईए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमको दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए होने चाहिए तभी हम अपनी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको बेटा जैसा कि ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, स्कूल का क्वेश्चन है, हमने इसको डिराइव किया था कि नेचुरल लॉग K2 by K1 इज इक्वल टू EA by 2.303 R1 by T1 minus 1 by T2। मतलब ये कि आपको रेट कांस्टेंट चाहिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई बच्चा इसको क्या किया होगा, गलत किया होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा? रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब ये कि हमको दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग उनके रेट कांस्टेंट पता होने चाहिए, तब हम एक मिसिंग वैल्यू कौन सी ये एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलिए तो अगला सवाल बोल रहा है बेटा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, aniline does not undergo Friedel-Crafts alkylation reaction। मुझे बताओ बेटा क्या एनिलीन जो है वो Friedel-Crafts रिएक्शन देता है? नहीं, एनिलीन Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि एनिलीन एक बेस है। एनिलीन क्या है बेटा? ये एक बेस है। और FCR रिएक्शन में हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? तो वो हम कराते हैं, अगर एल्काइलेशन है तो एल्काइल हैलाइड के साथ, एसाइलेशन है तो एसिड हैलाइड के साथ। लेकिन बेटा काम की चीज क्या इसमें दिया जाता है? AlCl3 लुईस एसिड। तो चलिए, तो बेटा काम की बात यहाँ पर ये है कि लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। और आपको पता है कि आउट ऑफ ऑल रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन है। तो यहां पर ये Friedel-Crafts रिएक्शन करने से पहले ये एसिड बेस रिएक्शन कर जाता है। मतलब कि जो एनिलीन है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वो AlCl3 को दे देता है और यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। मैं आंसर ऊपर लिख लेता हूं। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये NH2 जो है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया? AlCl3 को। तो जैसे ही AlCl3 अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे क्या चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सॉल्ट फॉर्मेशन हो ही गया है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब ये क्या करेगा? -I लगाएगा और माइनस आई लगाकर ये बेंजीन को क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है। और डीएक्टिवेट करने की वजह से Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं हो पाता। तो स्टेटमेंट 1 जो है बेटा वो एकदम सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। बेटा गैब्रियल सिंथेसिस क्या होता है? ठीक है ना, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इसको हम लोग और बोलते हैं। तो वो क्या होता है बेटा? तो वो होता है कि यहां पर हम लोग देते हैं थैलीमाइड, यहां पर होता है बेटा आप लोग के लिए थैलीमाइड होता है, ठीक है ना। और ये आपको रिएजेंट जैसे होता है बेटा, ये KOH हो गया। सेकंड होता है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। और थर्ड जो होता है बेटा, या तो आपको अगेन NaOH दे देगा या KOH, या फिर आपको वाटर दे देगा, ये आपको चेंज करके दे देता है। तो काम की बात बेटा, इसमें अमाइंस बनते हैं, प्राइमरी अमाइंस बनता है, मतलब बनता है इसमें प्रोडक्ट बनता है RNH2। पूरा मैकेनिज्म हमने 1 to 1 देख रखा है बेटा। काम की बात ये है कि अमाइंस जब बनते हैं ना, तो यहां पर ये जो है ना बेटा RH जो है ना, तो वो यहां से X माइनस जो है वो निकलता है और ये जो X माइनस निकलता है और ये यहां पर क्या करता है? अटैक करता है, ठीक है ना। तो जब ये अटैक करेगा तो X माइनस क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो बेटा अगर तो फाइनली ये जो R है वो इसी NH के साथ मिलकर NH2 बनाता है। तो अगर ये, तो यहां पे ये जो R है ना, ये R NH2 के साथ जुड़ रहा है, तो X तब निकलेगा जब यहां पे प्योर सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन अगर R क्या निकल गया? ये एनिलीन निकल गया, सॉरी क्या, हेलोबेंजीन निकल गया। R क्या निकल गया? हेलोबेंजीन निकल गया। अगर ये हेलोबेंजीन निकला तो यहां पर क्या होगा? रेजोनेंस। और रेजोनेंस होगा तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। X आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब X आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये इसमें आसानी से अटैक भी नहीं करेगा। मतलब यहां पर प्राइमरी अमाइन तो बनता है, लेकिन वो कौन सा? एलिफेटिक अमाइन बनेगा, एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता। तो एरोमेटिक अमाइन यहां पर नहीं बनता, मतलब एनिलीन यहां पर गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बन पाता। आप समझ पा रहे हैं ना बेटा? एनिलीन बनने के लिए इस R को बेंजीन होना चाहिए था, फिनाइल होना चाहिए था। अगर वो फिनाइल हुआ तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये X बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये इसमें अटैक भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। चलिए
बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा ये तो 10 बार हमने कर रखा है, ठीक है ना। क्या क्या देकर रखा है? सबसे पहले मैं हमेशा आपको बोलता हूं, सबसे पहले अरेंज करो, अरेंज करो। देखो बेटा ये जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं बोलूं ये नाइट्रोजन है, फिर ये हो गया ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन हो गया। देन बेटा कार्बन सिलिकॉन है, तो कार्बन यहां पर आ जाएगा आपका कार्बन। सिलिकॉन क्या हो गया बेटा? नीचे, सिलिकॉन लाइक नीचे। देन फिर अब कॉमन बात आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। और टॉप टू बॉटम आते हैं तो कॉमन बात आप जानते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यहां पर सीधी सी बात है, इधर से इधर जाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जा रही है, मतलब सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका? फ्लोरीन का, देन फिर ऑक्सीजन का, देन फिर नाइट्रोजन का, और देन फिर किसका बेटा? कार्बन का। और ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, मतलब सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी क्या होगी? कम होगी। और वही तो ऑप्शन क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो देखते हैं। सर ये आपका सवाल है। अगेन एक और बेसिक सा क्वेश्चन बेटा, लेकिन कंसेप्चुअल। देखिए क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे इस साइड हम लोगों को मोल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमको फेराडेज दिए हुए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेटा सीधा सा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मेरी क्लास का कि बेटा जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने फेराडे, जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने फेराडे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ मत करो, एक काम करो, रेडॉक्स की हेल्प लो और बैलेंस कर लो। देखो ये क्या दिया हुआ है आपका, ये H2O दिया है और क्या बोल रहा है बेटा? O2 बन रहा है। बैलेंस कर लो रेडॉक्स से। इधर कितने ऑक्सीजन बेटा? 1, इधर कितने? 2। तो यहाँ के मैंने क्या कर दिया? 2। अगेन यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा? 2H प्लस। चार्ज बैलेंस करूंगा बेटा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इधर एक भी नहीं है। मैंने क्या कर दिया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 मोल के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी 2 मॉलिक्यूल के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल के लिए मुझे 2 फैराडे चाहिए, 1 मोल के लिए मुझे क्या चाहिए होगा बेटा? 1 फैराडे चाहिए। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या हुई पता है तुम लोगों को? देखो H2O से क्या बन रहा है बेटा? O2 बन रहा है। और अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो मैंने क्या कर दिया? 2 सामने मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने गलती क्या कर ली थी? मैंने 2H प्लस लिख दिया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 4H प्लस। और क्या हो जाएगा बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस किया, 2 मॉलिक्यूल के लिए मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल के लिए मुझे 4 फैराडे चाहिए, 1 मोल के लिए मुझे 2 फैराडे चाहिए बेटा। ऑप्शन में कहीं 2 फैराडे दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। ये देखो MnO4 माइनस क्या बना रहा है बेटा? Mn2 प्लस बना रहा है। फिर अगेन देखो ये चीज क्लास में बताई जाती है बेटा कि आपको भले वो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट एक दूसरे से क्या है बेटा? लिंक्ड है। तो जब मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन में जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं रेडॉक्स के पार्ट को भी यूज कर सकता हूं। बेसिक पार्ट है बेटा, एक Mn। यहां पे हम लोगों ने क्या किया बेटा? 4H2O, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन इधर लेके आया, 8H प्लस मैं इधर ले लूंगा। अगेन यहाँ पे 7 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज बेटा। 2 को 7 को मैं 2 कैसे बनाऊंगा? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करके। एक MnO4 माइनस के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के लिए 5 फैराडे, 1 मोल के लिए 5 फैराडे ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा। चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमारा आंसर पहली ही बार में आ जाएगा। ए के लिए सेकंड और आपका बी के लिए फोर्थ। ए के लिए सेकंड, बी के लिए फोर्थ आ गया है, लेकिन एक बार मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवा देता हूं। Ca क्या है बेटा? Ca प्लस 2, 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 2 फैराडे, 1 मोल के लिए 2 फैराडे, 1.5 के लिए कितना बेटा? 1.5 के लिए मेरे ख्याल से आप यहां पे रिलेट कर सकते हैं कि 1 मोल के लिए 2, तो 1.5 के लिए 2 इंटू 1.5 मतलब 3 फैराडे। तो ये आपका हो जाएगा ऐसा, और ये Fe+2, ये Fe+3। तो अगेन ये हो जाएगा 1 फैराडे, क्योंकि +2 से +3 आया। तो इसका आंसर जो है बेटा मेरे ख्याल से क्या सही आंसर है बेटा? आपका फर्स्ट, ए के लिए सेकंड, बी के लिए फोर्थ, सी के लिए फर्स्ट और डी के लिए 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलिए तो अगला सवाल बेटा 65 जो है ये बोल रहा है
अगेन मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बेटा थी कौन कौन से जो कंपाउंड है वो कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है, यहाँ पर बेटा क्या दिया, NO2 ग्रुप दिया है, और NO2 जो है ना बेटा एक एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स है, और जो एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स होते हैं वो क्या कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये जो शो करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। बी जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या है बेटा, सल्फेट के साथ है Br, बेटा यहाँ पर Br आप अंदर ले सकते हैं, SO4 बाहर लगा सकते हैं, मतलब एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जिसमें Br अंदर होगा और SO4 बाहर होगा। तो जब इसे हम लोग पानी में डालेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट के आयंस जनरेट करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट के आयंस अगर जनरेट करें मतलब ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है क्या, तो इसका हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगेन बेटा यहाँ पर दो आपको कोऑर्डिनेट एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स केटायन है और एक कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो एक कॉम्प्लेक्स केटायन हो और एक कॉम्प्लेक्स एनायन होता है, तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर जो है, जो लाइगेंड है, ठीक है ना बेटा, ये अभी अंदर है, और जब हम लोग इसका आइसोमेरिज्म करेंगे तो एक क्लोरीन जो है वो अंदर आएगा और एक वाटर क्या होगा, बाहर आएगा। तो जब भी वाटर जो है लाइगेंड के जैसा एक्ट करता हो पर उसके नंबर जब चेंजेस होते हैं तो वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करते हैं, या उसे हम लोग सॉल्वेट, अगर वाटर एक लाइगेंड है तो हाइड्रेट बोलेंगे, या इसके अलावा कुछ और अगर होते तो हम उसको बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, मतलब दोनों एक ही बात है। तो यहां पर जो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही आंसर होगा। तो इस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट का 2 हो गया, ठीक है ना। बी का जो है आपका 3, बी का 3 मतलब बी का 3, सी का हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा 4, और डी का फर्स्ट मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। अगेन मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2 अगर दिखा हो जाए, अमोनिया का शेप अगर हम लोग देखें बेटा तो क्या होता है, अमोनिया जो है अमोनिया बेटा, तो चलिए तो अमोनिया जो है, ठीक है ना, एक लोन पर होता है और 3 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, मतलब इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा sp3, और sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया। सेंट्रल आइटम क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन। लोन पर रख दो बेटा किसी एक जगह पे, ये लोन पर मैंने रख दिया, तो शेप क्या हो जाता है इसका, पिरामिडल। ठीक है ना, क्या शेप हो जाता है, पिरामिडल। तो यहाँ पे अमोनिया का जो शेप है वो है आपका पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल क्यों बोला है, अगर आप इसको आप मिलाओगे बेटा ये इसको इमेजिनरी लाइन से तो एक ट्रायंगल शेप दिखता है, तो ट्रायगोनल पिरामिडल हम कहते हैं। BrF5 का शेप अगर हम लोग देखें तो BrF5 में क्या है बेटा, ब्रोमीन के पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कितने फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 आपके फ्लोरीन है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करो बेटा, 5 सिग्मा हो गए, एक लोन पेयर होगा 5 और एक 6 सिग्मा। 6 सिग्मा मतलब बेटा आप ज्योमेट्री क्या बनाओगे, ज्योमेट्री बनाओगे आप स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन क्या ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, सारे के सारे सिग्मा थे, नहीं, एक लोन पेयर था तो आप लोन पर रख दो। जब आप लोन पे रख देंगे और उसको हम ढकेंगे तो आपको क्या दिखेगा, लोन पेयर को अपन क्या करते हैं, ढक देते हैं क्योंकि इनविजिबल होता है। तो यहाँ पर आप ढक दो तो आपको क्या दिखेगा, एक स्क्वायर दिखेगा बेटा, और इसके साथ एक इमेजिनरी लाइन खींचोगे तो एक पिरामिड दिखेगा, मतलब एक स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है। देखते हैं स्क्वायर पिरामिडल कहाँ पे, ये है ऑप्शन नंबर 4 लिस्ट 2 में। और जेनॉन F4 की बात करें तो जेनॉन F4 बेटा, जेनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन कितने, 4 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 और 4, कितने सिग्मा हो गए बेटा, 4 सिग्मा हो गए, और कितने लोन पेयर हो गए, 2, तो 4 और 2 6 अगर हम देखें तो 6 नंबर मतलब अगेन sp3d2 हाइब्रिडेशन, और ज्योमेट्री जो हो जाएगी अगेन हो जाएगा आपका क्या, स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। लेकिन लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर को कहां पे रखते हैं, लोन पेयर को रखते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन पे, और अगेन इसको छिपा दो, आपको जो शेप दिखाई देगा वो दिखाई देगा स्क्वायर प्लेनर शेप दिखाई देगा, मतलब जेनॉन F4 का जो शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। SF6 की बात करें बेटा, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और फ्लोरीन भी 6 दिया हुआ है, मतलब 6 के 6 सिग्मा मिलेंगे, और 6 सिग्मा मतलब कहने का मतलब है sp3d2 हाइब्रिडेशन, और ज्योमेट्री अगेन इसका क्या हो जाएगा,
जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। और क्योंकि सारे के सारे सिग्मा जो इसकी ज्योमेट्री है वही उसका शेप है, मतलब यहाँ पर SF6 का जो हो जाएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा जिसको देखो स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलो या ऑक्टाहेड्रल बोलो, दोनों एक ही बात है। जब इसको हम लोग इमेजरी लाइन से मिलाते हैं, ठीक है ना बेटा, सबको, तो 4 फेस ऊपर होते हैं और 4 फेस नीचे होते हैं, तो ना कितने फेस हो गए, 8 फेस, मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो SF6 जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, जिसे स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर A का 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो बेटा A का 1 का ऑप्शन यही सही होगा, B का 4, C का 2 और D का 3, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 67। चलिए बेटा, विच प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t है ना इज कंसिस्टेंट विथ आर्हेनियस इक्वेशन। तो बेटा आर्हेनियस इक्वेशन देखो, k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA बाय RT, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो नेचुरल लॉग k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a माइनस EA बाय RT। क्या दिखा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखी कि नहीं दिखी, ये क्या है, y एक्सिस पे दिख रहा है, y एक्सिस पे, और 1/t देखो EA बाई R कांस्टेंट, y इज इक्वल टू ये आपका क्या हो गया c, और ये क्या हो गया माइनस mx, मतलब स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव, x क्या है 1/t, अरे ये तो भैया पॉजिटिव स्लोप्स हैं, क्या है बेटा, पॉजिटिव स्लोप्स हैं, तो हमको तो क्या चाहिए, नेगेटिव स्लोप चाहिए, हमको तो क्या चाहिए बेटा, नेगेटिव स्लोप चाहिए। तो बोलो y इज इक्वल टू mx प्लस c में, y इज इक्वल टू mx प्लस c में ये वाला होगा, देखो ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस पे नेचुरल लॉग के, x एक्सिस पे 1/t, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस में है कि नहीं है, ये स्लोप क्या है बेटा, माइनस में है, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका 4th होगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेटा, मतलब हम लोगों को 2-3 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से दिख रहे हैं भैया, है ना। चलिए, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 फॉर हीलियम आयन। बेटा एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट क्या होता है बेटा, एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट क्या होता है, माइनस RD बाय n स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है क्या। अगर मैं किसके लिए ले लूं बेटा, हीलियम के लिए ले लूं, तो हीलियम के पहले शेल के लिए माइनस RD, n की वैल्यू क्या 1, z की वैल्यू क्या 2p स्क्वायर, तो माइनस 4 RD की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, फॉर हीलियम आयन इज माइनस x, क्या दिया हुआ है माइनस x, तो RD की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा x बाय 4, क्या हो जाएगी x बाय 4। Again, then that for an electron in n is equal to 2 state for B 3 plus ion in Joule is, ये किस में था, जूल में, यहाँ पे क्या है जूल में, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर मैं किसके लिए B 3 plus के लिए कैलकुलेट करूं, तो बेटा एनर्जी किसके कौन से शेल के लिए, n is equal to 2 के लिए माइनस RD बाय n स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर मतलब 4, और z क्या हो जाएगा बेटा इसके लिए 4, है ना, तो 4 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, ये हमने कट किया, यहाँ पे आया E2 जो है माइनस 4 RD की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा माइनस 4 इंटू एक्स बाई 4, 4 कैंसल, आंसर क्या हो जाएगा माइनस x, क्या हो जाएगा बेटा माइनस x। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, है ना, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना इजी आएगा, लेकिन चलो कोई नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, बेटा रैंडमनेस कब इंक्रीज होती है, लिक्विड से वेपर बनेगा तो होगी कि नहीं होगी, होगी,
टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम, अरे भैया टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी, यहाँ तो ये क्या होगा बेटा, टेम्परेचर कम करने से रैंडमनेस कम होगी। नेक्स्ट में देखो ये 2NaHCO3 क्या बना रहा है, ये एक सॉलिड बना रहा है और 2 गैस के मॉलिक्यूल बना रहा है। सॉलिड से गैस का चेंज होना, रैंडमनेस का इंक्रीज होना, Cl2 मॉलिक्यूल है टूट गए, A, C and D मतलब A, C and D मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट, विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो बहुत सारे बच्चे इसमें चेक करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया था क्लास में कि बेटा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कभी भी रेडॉक्स नहीं हो सकती है। तो बेटा मैंने इसको जब चेक किया ना तो मैंने सबसे पहले यही चेक किया था कि कोई ऐसा रिएक्शन है क्या जहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो बिल्कुल मुझे दिखा था बेटा, BaCl2 Na2SO4 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बेटा मेरे बच्चे तो इसको सीधे क्या किए हैं बेटा, टिक किए हैं और आंसर नंबर 4 निकाले हैं। और अगर मैं आगे चेक करूं बेटा तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, यहाँ पे 0 +2 0, लेकिन एक ये डबल डिस्प्लेसमेंट है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। अगेन एक और एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बेटा, इधर क्वांटम नंबर दिए हुए हैं और इधर आपको दिया हुआ है बेटा उनके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसा सीक्वेंस में हम चलते हैं वैसे ही चलेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल स्पिन है ना, मैग्नेटिक स्पिन। तो देखिए ये n है, ये क्या है बेटा, ये हमारा साइज बताता है। क्या बताता है, साइज बताता है, मेन एनर्जी लेवल बताता है। यहाँ पे किसी के बारे में बात हो रही है क्या, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है कि अगर वो पहले शेल का है या दूसरे शेल का सेम ऑर्बिटल है या तीसरे शेल का है तो उसमें साइज चेंज हो रहा है बेटा, एनर्जी चेंज हो रही है। तो फर्स्ट का क्या, डी का क्या हो गया बेटा हमारा सेकंड। नेक्स्ट एल की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमको शेप के बारे में बताती है। जब हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम कैलकुलेट करते हैं तो पहली बार हमको क्या मिलता है बेटा, ऑर्बिटल्स मिलते हैं, उनके शेप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, शेप हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, MS एंड ML। तो देखिए बेटा ये आपका स्पिन और ये आपका ओरिएंटेशन, दोनों में ही ओरिएंटेशन है। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ML की जो वैल्यू है बेटा वो ओरिएंटेशन पे जाएगी, MS की वैल्यू जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाएगी। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो A के लिए मुझे वैल्यू मिलने वाली है बेटा थर्ड, A के लिए मुझे मिलने वाली है थर्ड, और B के लिए मिलने वाला है बेटा फोर्थ, B के लिए मिलने वाला है फोर्थ, C के लिए मिलने वाला है फर्स्ट। तो देखिए यहां तक तो ये दोनों सही था, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बहुत सिंपल सवाल आया है सर, बहुत ज्यादा सिंपल आया है सर। हमारे बच्चे तो मुझे लगता है कि हाफ एन आवर से ज्यादा से कम समय में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल लिए होंगे। बहुत मोटिवेशन बढ़ा होगा बच्चों का और उनको सॉल्व करने में बहुत मजा आया होगा। चलिए बच्चों तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। बेटा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किस बात पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा आपको करना क्या था, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करना था, जिसका सेम होगा इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सेम होगा। चलिए तो बेटा जैसे टाइटेनियम 3+, तो टाइटेनियम 3+ बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो इसका क्या होता है, आर्गन 4s2 3d2, एटॉमिक नंबर 22 होता है 4s2 3d2, आर्गन 4s2 3d2। तो बेटा अगर +3 है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा किससे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, मतलब ये बचेगा 3d1। तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n हो जाएगा आपका 1। बात करते हैं हम लोग बेटा ऑप्शन नंबर बी की, क्रोमियम 2+। क्रोमियम 2+ बेटा एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का 24 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का 4s1 3d5। बेटा एक्सेप्शन होता है आपको पता होगा। अब 2+ में तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3d4। और 3d4 में बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4, ठीक है ना। यहाँ पे n हो जाएगा आपका 4। बात करते हैं Mn2+ की, तो Mn2+ बेटा मैग्नीशियम का होता है 25 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें तो आर्गन 4s2 3d5, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 2, Mn2+ है, ये हो जाएगा बेटा आपका 3d5 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 5 में
अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा Fe2+ दिया हुआ है और Fe2+ का एटॉमिक नंबर होता है 26। आर्गन 4s2 3d6। अब +2 है तो अगेन 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे और बचेगा क्या 3d6। और 3d6 में बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देख पा रहे बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने 4, मतलब n = 4, मतलब यहां पर एक मिल गया आपको क्रोमियम 2+ का और एक मिल गया आयरन 2+ का, n = 4। मतलब सही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है कौन कौन सा, एक तो Fe2+ कहाँ पे है, ये D हो गया, एक आपका क्रोमियम +2 ये B हो गया, मतलब B एंड D इसका सही ऑप्शन नंबर 1। स्कैंडियम 3+ का अगर हम लोग फिर भी देख ले बेटा तो स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम को 21 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर 21 है। आर्गन हो जाता है आपका क्या 4s2 3d1, तीनों इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए +3 में तो यहाँ पे बेटा ये तो क्या हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। ये तो वैसे भी रास्ते से हट गया, आपका आंसर है क्या B एंड D में दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 73। बेटा द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन, देखो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो 4 मोल दिया है, मतलब मींस 4 Na एटम्स ऑफ हीलियम। 4 U ऑफ हीलियम मींस ओनली वन एटम। 4 ग्राम ऑफ हीलियम मींस अप्रॉक्स 1 मोल। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपको वॉल्यूम के साथ मोल्स का रिलेट करना है। 2.271098 लीटर मींस अप्रॉक्स 0.1 मोल। 0.1 मोल मींस 0.1 Na एटम्स, 1 एटम 4 Na एटम्स। क्या जाएगा बेटा ऑप्शन, क्या जाएगा, पहला वाला ही तो सही रहेगा भैया। 4 Na ना, 4 Na है ना, तो सबसे ज्यादा एटम्स तो इसी में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। अमंग द ग्रुप 16 विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप देख पा रहे हैं बेटा ये ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऊपर से अपन नीचे जा रहे हैं। तो ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं बेटा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ते जा रही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होते जा रही है। तो पोलोनियम जो है बेटा अगर ऊपर से जाए तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है और ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, नेगेटिव नहीं। तो यहां पर जो पोलोनियम है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, मतलब इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो अगला सवाल बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू फॉर द Mn3+, ठीक है, Mn2+ कपल इज मोर पॉजिटिव देन इनसे। बेटा यहाँ पर सवाल सीधा सा ये बोल रहा है कि Mn3+ से जब हम अपन Mn2+ अगर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा Mn3+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा पॉजिटिव कब होता है, जब एनर्जी बहुत ज्यादा क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये पॉजिटिव अगर हो रहा है इसका क्या मतलब है कि Mn3+ से जैसे ये Mn2+ जाता है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेटा क्या कि Mn3+ से Mn2+, बेटा Mn3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा Mn का होता है आपका 4s2 3d5 और अगर 3+ है तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे 4s0 और ये 3d4, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn3+ का है 3d4। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा और 3d5 बेटा ये हाफ फिल सबशेल हो जाएगा जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्योंकि बेटा Mn3+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर 3d4 कॉन्फ़िगरेशन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो स्टेबिलिटी बढ़ी तो ये मोर एक्सोथर्मिक होगा और यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यू होगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पर ये वही ऑप्शन है कि D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव में। बेटा हमने क्लास में ये भी देख रखा था कि पॉजिटिव होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से जो फैक्टर है वो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जो रीजन है वो रीजन है 3d4 से 3d5 जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है बेटा, द रिएजेंट विल विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव कोरस्पोंडिंग टेस्ट, ठीक है, टॉलेंस सिप्स HCN के साथ, के NH2OH के साथ, के सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। बेटा ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट अगेन NCERT से उठाया हुआ है। देखिए समझते हैं इसमें क्या है बेटा, NCERT में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, आपको मालूम होगा क्या कि एक 2,4-DNP और साथ में क्या बेटा सोडियम बाइसल्फाइड और एक सिप्स रिएजेंट, ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा, देखो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, ठीक है ना। तो अब ग्लूकोज जैसे ये क्या है बेटा, अगर मैं आपको बात करूं तो मैं इसका अगर अभी ओपन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, CHO, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका CH2OH, ठीक है ना बेटा, ये हो जाएगा सेकंड कार्बन पर, ये जो CHOH है ये राइट, ये लेफ्ट में D बना रहा हूँ, OH, ये H, ये D ग्लूकोज है बेटा। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपको दिए हुए ये सारे रिएजेंट दिए हुए हैं, तो बेटा ये लिक्विड स्टेट में ओपन स्ट्रक्चर रखता है और सॉलिड में ये बेटा अल्फा और बीटा फॉर्म में हेमी एसिडल स्ट्रक्चर रखता है, कौन, ग्लूकोज। तो अब हेमी एसिडल स्ट्रक्चर है तो एल्डिहाइड तो फ्री रहेगा नहीं, और अगर एल्डिहाइड फ्री रहेगा नहीं तो ये कोई भी टेस्ट नहीं देगा। लेकिन टॉलेंस या HCN या हाइड्रोक्सिल एमाइन के केस में जो इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और देन फिर टॉलेंस, HCN और हाइड्रोक्सिल एमाइन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ रिएक्ट करके उसको ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद वो अपना टेस्ट दे देते हैं या प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन सिप्स रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या होता है बेटा, ऐसा है कि एक तो ये वीकर होते हैं, ठीक है ना, साथ में अगर ये ओपन, अगर हमने ग्लूकोज ओपन भी अगर दे दिया ना तो ये खुद एक बल्कियर रिएजेंट है बेटा। सिप्स रिएजेंट जो होता है एक बहुत बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होता है, और बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। और साथ में बेटा NaHSO3, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, HSO3 माइनस, ये भी बल्कियर है, तो दोनों के दोनों तो बेटा बल्कियर है। साथ में एल्डिहाइड भी यहाँ पर क्या है बेटा, ये बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो क्योंकि इसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस है और ये भी दोनों के दोनों क्या है, बल्कियर है, और बल्कियर होने की वजह से सिर्फ रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड और साथ में 2,4-DNP भी, वो भी बल्कियर है, ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड जो बेटा वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऑप्शन B एंड E जो है वो करेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर सर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग लें तो सर फिर तो कोई नहीं करेगा। बेटा मैं फिर से बता दूं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ले तो टॉलेंस फिर भी उसको ब्रेक डाउन करके उसको ओपन में कन्वर्ट करेगा, देन वो उसका टेस्ट देगा, ठीक है। तो टॉलेंस, HCN और NH2OH ये उसका टेस्ट दे देते हैं, पर सिर्फ रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड ना साइक्लिक में दे पाते हैं ना ओपन में दे पाते हैं। इसलिए आंसर जो है B एंड E जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 77 बोल रहा है कि हमको यहाँ से यहाँ बनाना है तो कौन सा अपन रिएजेंट यूज करें। तो बेटा देखो सबसे पहले यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, मतलब ये हुआ क्या रहा होगा, ऑप्शन देखकर हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर सबसे पहले बेटा इस एल्किन को अल्कोहल में कन्वर्ट करो और अल्कोहल को क्या करो, ऑक्सीडाइज करो और एल्डिहाइड में। लेकिन आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे ना तो वो आप क्या ले बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें जो अल्कोहल को सीधा एल्डिहाइड में जाकर रोक दे, एसिड में कन्वर्ट ना करे। तो चलो इसी बात का हम फायदा उठाते हैं बेटा। सबसे पहले ऑप्शन में ये देकर रखा हुआ है, ऑप्शन देखकर आप आंसर करें H2O with H+। तो बेटा ये एल्कीन है, अगर मैं इसका हाइड्रेशन कराता हूं तो मुझे कौन सा अल्कोहल मिलेगा, मुझे जो अल्कोहल मिलेगा वो मिल जाएगा अगर मैं यहाँ पर, ठीक है ना, इस एल्कीन में मैं अगर हाइड्रेशन अगर करा देता H2O with H+, तो यहाँ पर मुझे ये जो है ना, यहाँ से बेटा मैं ये लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा CH2 CHOH और ये CH3, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, इस तरफ माइनस और प्लस होगा, H+ यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका OH, तो ये बनेगा। और जब इसका हम लोग आगे चल के अगर ऑक्सीडेशन अगर मैं कराता हूँ, जैसे CrO3 ऑक्सीडेशन करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या बनाएगा, कीटोन, लेकिन हमको मिल रहा है क्या, एल्डिहाइड, तो इससे बनेगा कीटोन, बन रहा है एल्डिहाइड, मतलब ऑप्शन 1 क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन हो रहा है BH3 के साथ में H2O2 with OH-, ये क्या करता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर होगा
तो यहाँ पर क्या आपको पता है कि टर्मिनल एल्कीन से टर्मिनल एल्कोहल बनाने का ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोबोरेशन होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, पहले तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा, पहले जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH2CH2CH2OH। ये पूरा हमने मैकेनिज्म क्लास में देख रखा है बेटा। टर्मिनल एल्कीन से टर्मिनल एल्कोहल बनाएगा कौन? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और देन PCC, ये अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। और किस में ऑक्सीडाइज करेगा? PCC, ये ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? एल्डिहाइड में। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा बेटा? सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे और देन फिर हम लोग PCC देकर इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। ऑप्शन नंबर 3 सर ये क्या है बेटा? हाइड्रोबोरेशन तो है यहाँ पर, ठीक है ना। टर्मिनल एल्कीन से टर्मिनल एल्कोहल तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है एल्कलाइन केमिनोफोर, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो उसको एल्डिहाइड में नहीं रोकेगा, वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा तो ऑप्शन में तो बेटा इसमें तो एल्डिहाइड दिया हुआ है, इसलिए इसकी वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अगला जो ऑप्शन है अगर वो भी हम लोग देख ले बेटा, तो ये है हाइड्रेशन। मैंने फिर से बताया जब हाइड्रेशन अगर देंगे तो यहाँ पे टर्मिनल एल्कोहल नहीं बनेगा बल्कि नॉन टर्मिनल एल्कोहल बनेगा और आगे चलकर वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा PCC। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78 का है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल? बेटा Kp और Kc इक्वल कब होता है? जब डेल जीरो होता है ना। तो नॉट इक्वल कब होगा? जब डेल जीरो ना हो। तो यहाँ पे देखो ये आपका PCl5 PCl3 प्लस Cl2, तो यहाँ पे आपका डेल Ng1 आ रहा है बेटा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 2H है, यहाँ पे डेल Ng0 है, यहाँ पे अच्छा आंसर यही है बेटा ठीक है। और यहाँ पे 2, तो बेटा अगेन यहाँ पे डेल Ng0 जो है बेटा यहीं पे नहीं है, मतलब Kp और Kc यहीं पे इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे डेल Ng0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? फर्स्ट, और दिया हुआ है फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी सर। तो अगला सवाल बेटा ये क्या बोल रहा है कि C6H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, ठीक है ना, अगर 2 टर्सरी कार्बन है तो उसके IUPAC नेम क्या होंगे? ठीक है। तो बेटा अब आप मुझे एक बात बताओ, आप 2 टर्सरी कार्बन अगर देखना है तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसका स्ट्रक्चर बना के फटाफट देख लो तो 4 ऑप्शन में, ठीक है ना। अगर जिसमें 2 टर्सरी कार्बन है, ठीक है ना, अगर 2 टर्सरी कार्बन है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 2 तरीका है, या तो मैं ऐसे करूं या तो मैं इसके सारे आइसोमर्स बनाऊं और सारे आइसोमर्स बनाने के बाद 2 टर्सरी कार्बन खोजूं और देन उसके IUPAC नेम लिखूं, ठीक है ना। तो मेरे लिए आसान ये होगा कि 4 ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ, 2 टर्सरी कार्बन जिसमें भी होगा वही आंसर होगा। नॉर्मल हेक्सेन क्या होता है बेटा? नॉर्मल हेक्सेन तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर टर्सरी कार्बन है क्या? एक भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 मिथाइल पेंटेन क्या होता है बेटा? तो ये 5 कार्बन हो गया आपका और सेकंड कार्बन पर मिथाइल हो गया, ठीक है ना। सही क्यों? एक ही टर्सरी कार्बन है बेटा, और एक ही टर्सरी कार्बन मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। हमको क्या बोल रहा है? 2 टर्सरी कार्बन, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया 4 कार्बन का और 2 कार्बन पर एक मिथाइल, 3 कार्बन पर एक और मिथाइल। तो बेटा आप ये देख पा रहे हैं ये भी टर्सरी कार्बन है और ये भी टर्सरी कार्बन, 2 टर्सरी कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब आंसर ये होना चाहिए। आगे भी चेक कर लेते हैं, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना। ये ब्यूटेन 4 कार्बन हो गया बेटा और 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा। यहाँ पर एक भी टर्सरी कार्बन नहीं, ये तो क्वाटरनरी कार्बन था, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही आंसर है बेटा। आपको फास्ट आंसर करना होता है तो आप तरीका आप ढूंढ सकते हो, जो तरीका आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है फेलिंग सॉल्यूशन ए, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए बेटा? 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक ए और एक बी। फेलिंग सॉल्यूशन एक जो होता है ना वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू होता है, और दूसरा जो होता है बेटा वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। तो ए पूछा तो वो क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगला अगेन एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जो कि थर्मोडायनेमिक्स से आया हुआ है बेटा, है ना। बहुत सा बेसिक क्वेश्चन, मतलब जब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं बच्चों तब हम इस चीज़ को समझते हैं, है ना। और यहाँ पे जो पूछा गया है वो लिस्ट में पूछा गया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होंगे बेटा? जहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चे?
टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबारिक प्रोसेस रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर। और एडियाबेटिक क्या रहेगा बेटा, जहां पे हीट एक्सचेंज क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो पहले के लिए आपको मिलने वाला है बेटा सेकंड, तो पहले के लिए मिलने वाला है सेकंड, और कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, है ना। और बी के लिए मिलने वाला है 3, सी के लिए मिलने वाला है 4th, और डी के लिए मिलने वाला है आपका बेटा फर्स्ट। तो बेटा एक ही ऑप्शन है जहां पे ए के लिए जो वैल्यू है बेटा, जहां पे ए के लिए वैल्यू जो मिल रही है वो हम लोगों को क्या मिल रही है, सेकंड। तो हमारा आंसर तो हम इसमें बिना आगे बढ़े भी जा सकते थे बेटा, और इसका ऑप्शन हमारे पास होगा बेटा 4th। क्या होगा बच्चों, 4th हमारा क्या होगा बेटा, सही आंसर होगा। ठीक है, ये वाला हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखिए, चलिए तो ये जो सवाल है बेटा क्या दिया हुआ है, अगेन एक कॉम्प्लेक्स केट है, कॉम्प्लेक्स अलग अलग कंपाउंड दिए हुए हैं, बोथ CONH6 और ये जो है कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन द मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल हम लोग कैसे देखें, फास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडेशन या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा, दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी। ठीक है ना, किसी की इनर ऑक्टाहेड्रल होगा, किसी का आउटर ऑक्टाहेड्रल होगा। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल तो है बट डिफर इन मैग्नेटिक बिहेवियर, ये कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग फास्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 6 होगा तो क्वेश्चन करने का पे CFT होगा बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगा। यहाँ पर आप प्लीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई ना करें, अगर वो अप्लाई करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके गलत होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप CFT अप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं, कोबाल्ट +3 है तो कोबाल्ट 3+ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, होता क्या है 3d7 4s2, तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के 1 इलेक्ट्रॉन 3d7 से निकलेगा, मतलब ये हो जाएगा 3d6। अब देखो बेटा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो T2G और EG के जो बीच में जो गैप होगा वो ज्यादा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी का जो गैप होगा वो ज्यादा होगा। मतलब क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में ही क्या होगा, शिफ्ट होगा या ट्रांसफर होगा। तो आप देखिए बेटा ये आपका है T2G, ये है EG। तो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है 1 2 3 और ये 4, चौथा इलेक्ट्रॉन इससे भी जाएगा 4 5 6। तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ऊपर 2 खाली है, मतलब ये हो जाएगा D2sp3। काम की बात बेटा, सबके सब पेयर्ड है, मतलब ठीक है ना। यहाँ पर n = 0 है, मतलब ये क्या है, डाया मैग्नेटिक। लेकिन COF6 3- में अगर देखें, कोबाल्ट अगेन यहाँ पर +3 में है और कोबाल्ट +3 में है और अगेन 3d6 होगा। लेकिन फ्लोरीन एक वीकर लाइगेंड है और वीकर लाइगेंड होने की वजह से T2G और EG के बीच में जो गैप होगा एनर्जी का वो कम होगा, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो अगेन हम भरेंगे बेटा कोबाल्ट यहाँ पर F6 3- के लिए, तो 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर ना भर के ऊपर जाएगा, 4 5 और ये हो जाएगा 6 6। क्लियर है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए बेटा आपको, 4 1 2 3 4, मतलब दोनों के अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब स्टेटमेंट 1 जो होगा वो सही होगा। और यहाँ पर हम बात की स्टेटमेंट 2, ये है डायमैग्नेटिक, यस बेटा n = 0 है डायमैग्नेटिक, और ये है पैरामैग्नेटिक, और ये भी बात सही है, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो भी अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो सॉलिड से वेपर स्टेट में चले जाते हैं डायरेक्टली, विदाउट लिक्विड हुए। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन बोलते हैं। आंसर भी आपका क्या दिया हुआ है बेटा, सब्लिमेशन दिया हुआ है। बेटा अगला सवाल ऑर्गेनिक से अगेन, तो मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इधर भी ऑक्सीजन लग रहा होगा, इधर भी ऑक्सीजन, तभी तो 2 मॉलिक्यूल हो रहा है, मतलब इसका हो रहा है ओजोनोलिसिस। कौन सा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मतलब ये हो जाएगा आपका 4th O3 के साथ में ZnH2, ओनली H2 देता तो ऑक्सीडेशन हो जाता, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाता, जिंक है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। बेटा यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और बेंजीन, ये तो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर होगा तभी होगा बेटा, और ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजोइल क्लोराइड दिया हुआ है विद एनहाइड्रस AlCl3, ये जो है लुईस एसिड ये निकाल बेटा, ये Cl बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये कार्बोकेटायन बनेगा, और जो कि बेंजीन पे जब ये अटैक करेगा, बेंजीन पे जब अटैक करेगा तो बेटा ये कंपाउंड बनाएगा बेंजो
फिनोल। यहाँ पर अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन में, मतलब अगेन इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन करने के लिए बेटा यहाँ पर हमको क्या चाहिए, या तो देखो ये अल्कोहल है तो बेटा ये CrO3 ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और K1O3 विद KOH ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये दोनों के दोनों ये बेटा ये कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर अगर हम देखें लिस्ट में, तो यहाँ पर ये जो इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन जो है ना बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलेट आयन में, पोटेशियम बेंजीन कार्बोक्सिलेट में। तो ये तभी हो पाएगा जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए, इसके लिए तो दोनों भी चल जाएगा बेटा। तो ये भी कन्वर्ट कर देता, ये भी कन्वर्ट कर देता। तो सी के लिए हो जाएगा 3 और डी के लिए हो जाएगा क्या बेटा 4। तो इसलिए इस तरीके से ऑप्शन जो हो जाएगा आपका चेक कर सकते हैं। तो ये इसमें भी जो भी ऑप्शन होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए के लिए जो हो जाता वो 4 हो जाता, बी के लिए क्या हो जाता बेटा 1 हो जाता, सी के लिए हो जाता आपका, सी के लिए कौन सा 2 हमने लिया था, और डी के लिए 3, मतलब ऑप्शन नंबर जो है 3 इज करेक्ट, ठीक है ना, वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये सवाल है ना 84 हमने देखा ना सर, 84 हमने देखा। हाँ, तो 85 देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है आपको, केसी दिया हुआ है। एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज, किसी टाइम पे बेटा अगर मैं इसके लिए रिएक्शन कोशेंट बनाऊं तो रिएक्शन कोशेंट क्या हो जाएगा बेटा, बी का कंसंट्रेशन इंटू सी का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई ए का कंसंट्रेशन और पावर 2। और ए बी और सी का जो कंसंट्रेशन है बेटा वो सेम है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 × 10⁻³ फिर अगेन 2 × 10⁻³ ठीक है क्या, और नीचे जो 2 × 10⁻³ और पावर क्या रहेगा बेटा 2 रहेगा। ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। QC क्या आया बेटा 1 आया, और इस रिएक्शन का KC क्या है बेटा 4 × 10⁻³ QC क्या है बेटा बड़ा है KC से, QC बड़ा है KC से, मतलब अब QC को KC तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, QC को अपनी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। QC अपनी वैल्यू कैसे कम करेगा बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन जाके। तो यहाँ पे कहीं बैकवर्ड जैसी कोई चीज लिखी हुई है क्या, बिल्कुल एक ही जगह पे लिखा हुआ है बेटा, रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बेटा वो करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो द पेयर ऑफ लेटर्स आयंस विच आर डायामैग्नेटिक, क्या दिया है बेटा, सीरियम दिया हुआ है। सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 58, ये हो जाएगा आपका 58, और ये ट्रिटियम का होता है एटॉमिक नंबर 70, ठीक है। सीरियम बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हैं 58 है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा ज़ेनॉन 54, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसमें बेटा 6s में, देन 4f में, देन 5d में, देन 6p में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या होता है 54 और 58 दो बेटा एक्सेप्टिंग 4f1 और 5d1 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो प्लस 4 अगर हुआ तो बेटा 6s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देन 5d से निकलेंगे, देन 4f से, मतलब बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। एक बार ट्रिटियम भी चेक कर लेते हैं बेटा 70 है इसका, तो 70 है, तो यहाँ पर अगेन ज़ेनॉन हो जाएगा, और देन बेटा ये 54 हो गया, ठीक है, 6s 4f 5d और 6p। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 16 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो यहाँ पर 6s2 और 4f 14, और प्लस 2 में बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। अगेन सारे के सारे क्या है पेयर्ड है, मतलब ये भी क्या है डायामैग्नेटिक है बेटा। तो ये तो पहले ही ऑप्शन को समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट। 3+ में ऐसा होगा नहीं क्योंकि एक बच जाएगा, तो इसको वैसे ही गलत कर दो। गैडोलिनियम 3+ बेटा ये इसका होता है 63, यूरोपियम का होता है 63, यूरोपियम गैडोलिनियम टर्बियम ये होता है 64। अगेन बेटा इसमें आंसर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, और ये होता है एटॉमिक नंबर 61, और अगेन SM का सैमेरियम का एटॉमिक नंबर 62। आप इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, सब में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसमें नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल दिया हुआ है, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि बेटा ये होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स है और ये हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। बेटा होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अगर एक ही टाइप के लाइगेंड्स अगर होगा तो होमोलैक्टिक होगा, डिफरेंट टाइप के लाइगेंड्स होंगे तो हेटेरोलैक्टिक होगा। देखो इसमें एक ही सेम टाइप का है होमोलैक्टिक है, इसमें 2 डिफरेंट टाइप के लाइगेंड्स है हेटेरोलैक्टिक, मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है सही है। बेटा यहाँ पर स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, ये हैज ओनली 1 काइंड ऑफ लाइगेंड। ये सही बात है बेटा, और इसमें जो है मोर देन 1 काइंड ऑफ लाइगेंड, ये भी सही बात है। स्टेटमेंट 1 and 2 आर टू। सर आप देख पा रहे जितने भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ना, सब में अभी तक जो आंसर जा रहा है वो फर्स्ट जा रहा है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटा ये, लेकिन हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है।
चलिए अगला चलिए सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट कितने देर के लिए बेटा? 100 सेकंड के लिए। तो देखिए बच्चों, करंट, ये करंट है, आपको टाइम है, तो टोटल कितना चार्ज पास हुआ है बेटा सर्किट पे? 9.6487, ठीक है, इंटू 100 मीन्स ये अब मैं बोल सकता हूं बेटा 964.87 कूलॉम, ठीक है क्या? अब यहां से हम लोग फैराडे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। 964.87 और 1 फैराडे कितना होता है बेटा? 96487। अगर मैं इसको क्या करूं बेटा, डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा बेटा नंबर ऑफ फैराडे मुझे मिलेंगे 10⁻⁻² फैराडे। अब 10⁻⁻² फैराडे मींस 10⁻⁻² ग्राम इक्विवेलेंट्स। बोलो हाँ, 1 फैराडे सर्किट से कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट कर सकता है बेटा? सेम 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 10⁻⁻² फैराडे 10⁻⁻² ग्राम इक्विवेलेंट्स। अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट को चेंज करूं बेटा, अगर मैं मोल्स में चेंज करने की कोशिश करूं तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं बेटा इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻² डिवाइड बाय 2 मोल्स हो जाएंगे। बोलो बेटा हाँ, ठीक है। अगर मैं क्या करूं बेटा, मोल्स को अगर मुझे मास में कैलकुलेट करना है तो मैं मोल से मोलर मास क्या कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 63 जब मल्टीप्लाई करता हूं 10⁻⁻² डिवाइड बाय 2 इंटू 63 अगर मैं करता हूं बेटा, तो देखो ये आपका 31.5 इंटू 10⁻⁻²। अगर मैं यहाँ पे अगर 10⁻⁻² करूं तो वैल्यू मेरी क्या जाएगी बेटा? 0.315 ग्राम। ये एग्जैक्ट बेटा बहुत कम कैलकुलेशन में क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस मुझे 100% लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बड़ा होगा और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 अपन देखते हैं। यहाँ पर अगेन क्या दिया हुआ बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये तो ओपन सिंगल बॉन्डेड है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो सबसे पहले ये क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो हो जाएगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा बेटा। और आप क्या करेंगे, इधर लगाएंगे ऑक्सीजन, इधर लगाएंगे ऑक्सीजन, देन ये क्या ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये सिर्फ एल्डिहाइड में रहेगा नहीं, ये क्या होगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एसिड बना लेगा और ये भी एसिड, दोनों ही सेम टाइप के एल्डिहाइड थे तो सेम टाइप के एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका सही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 90, बेटा ये तो बहुत ही इजी सवाल है, इसको तो हमने बहुत बार कर रखा है, पेपर में भी कई बार आया हुआ है आपके। ये अल्कोहल जब PCl3 से जब रिएक्ट करेगा तो RCl बनाएगा, ये हमको पता है, लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने इसको बार बार हटाया था ना कि बाई प्रोडक्ट हमसे पूछता है करके, और इस बार आ भी गया, ठीक है। और मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताया था बेटा, ट्रिक क्या था, तो मैंने बताया था कि ये जो है अल्कोहल 3 मॉलिक्यूल अगर आप जैसे है ना तो आप इसको कुछ ऐसा कर लो, ROH और क्या बेटा ROH, और क्या है बेटा PCl3 है, तो PCl3 आप इधर लिख लो PCl3। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl निकल जाएगा, बस क्या रहे 3H, ठीक है, H3, फिर एक फॉस्फोरस और 3O, मतलब H3PO3, मतलब ये हो जाएगा आपका ये जो है H3PO3 है क्या बेटा ऑप्शन नंबर किसी में ये रहा, तो देखो ये H3PO3 किसी में है ही नहीं, पहले में A में, तो ये हो जाएगा H3PO3। और सेकंड में बेटा POCl3 कैसे बनता है, तो हमने ये भी बताया था कि आपको क्या करना है ROH, ये ट्रिक ही बता रहा हूँ बेटा, मैकेनिज्म अभी हम नहीं देख रहे हैं। PCl5 क्या, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं PCl3 और ये एक सिलेंडर एक सिलेंडर, तो बॉन्ड ब्रेक कर दो बेटा यहाँ से, ये निकल गया आपका HCl, ये निकल गया आपका RCl, मतलब एक प्रोडक्ट बन गया RCl, एक प्रोडक्ट बन गया HCl, और बचा हुआ जो है बेटा वो है POCl3, ये होगा ऑप्शन, ये है B। तो POCl3 ये हो गया, H3PO3 ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन।
अगला सवाल से। बेटा एक ही टॉपिक का चौथा सवाल, मतलब केमिकल काइनेटिक्स में अगर अब थप्पा लग गया बेटा कि एक्टिवेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो जा रहा है बेटा? 4 टाइम्स हो जा रहा है जब मैं टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 57 डिग्री सेल्सियस में लेके जाता हूँ। आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बताना है, तो सिंपल है बेटा। अगर मैंने जो k इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंपल करते हैं, तो हमको दो अलग अलग कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पे मिलते हैं बेटा। log k2 बाय k1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। कुछ लोग इसको बेटा T2 माइनस T1 मतलब सॉल्व करने के लिए तो हम भी वैसा ही करेंगे, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 T2 करेंगे। बेटा कितने टाइम्स हो रहा है बेटा? 4 टाइम्स हो रहा है। EA 2.303, ठीक है। R की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा, क्योंकि मुझे लगता है ये सारे किलो जूल में है, यहाँ पे भी जूल में दिया हुआ है, तो बेटा यहाँ पे हम लोग R की वैल्यू लिख लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है क्या? अब देखिए यहाँ पे इसको T1 मतलब आपका क्या हो जाएगा बेटा 27 और T2 मतलब क्या हो जाएगा 57। 27 मतलब 300 केल्विन, 57 मतलब 330 हो जाएगा। तो T2 माइनस T1 मतलब 330 माइनस 300 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 330 इंटू 300। सॉल्व करेंगे बेटा तो हमको एक जो अननोन वैल्यू है वो हमको यहाँ पे मिलने वाली है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम लोग इसको किलो जूल में चेंज करेंगे बेटा तो वैल्यू आने वाली है 38.04 किलो जूल पर मोल, ठीक है क्या बच्चों? चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट, है ना बेटा, तो मोर सॉल्ट के प्रिपरेशन के लिए हमको क्या ध्यान में रखना है कि हमको, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए बेटा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा। तो Fe2 प्लस आयन के हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते थे बेटा? हम लोग यूज करते थे बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आंसर हमारा क्या है? डायरेक्ट जीके वाले टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, हमको सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 93। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है बेटा, ये एक एल्कोहल दिया हुआ है जिसका PBr से रिएक्शन किया हुआ है। बेटा देखो सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये एल्कोहल कोई यहाँ कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या? OH किसी कॉन्जुगेशन के साथ जुड़ा हुआ है क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे ये OH आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा Br माइनस B2 ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये OH हो जाएगा बाहर। 2 डिग्री कार्बन का SN2 रिएक्शन होगा, यहाँ पर थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि 2 डिग्री कार्बन का 1 डिग्री के लिए सबसे फास्ट होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, मतलब पहले एक है ना, एक हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर आ जाएगा Br। देन बेटा आपको दिया हुआ एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक KOH को हीट है, तो यहाँ पर डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन होगा और कौन सा फॉलो होगा साथ में सेट क्या बोलता है, मोर स्टेबल एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा ये जो Br है, ठीक है ना, ये Br भी निकलेगा और साइमल्टेनियसली इसके बाजू वाले कार्बन से H निकलेगा। बीटा अल्फा बीटा एलिमिनेशन हमने पढ़ा होगा, अगर मैं H यहाँ पे निकालूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, अगर H यहाँ से निकालूँ डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो मुझे बताओ बेटा डबल बॉन्ड यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है? डबल बॉन्ड यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल? आप समझ पा रहे हैं? H या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा। H यहाँ निकलेगा तो डबल बॉन्ड ये, मतलब ये H यहाँ निकलेगा डबल बॉन्ड ये, तो बेटा डबल बॉन्ड यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है और यही तो कहता है सेट जेट मोर स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब आप देखें ये A है और ये B है, तो ये है A दोनों सेम था, B में यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, A में डबल बॉन्ड। तो और आगे बढ़े तो वैसे भी गलत है बेटा, ऑप्शन नंबर B जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर इसमें OH भी आ रहा है और आगे और ऑप्शन में अगर देखें तो इसमें भी OH भी आ रहा है, ऑप्शन बिल्कुल सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट बेटा, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 25.73 लीटर बार पर मोल। द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन इज। बेटा हम क्या जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई इज इक्वल टू CRT। आपको क्या दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर
वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए स्लोप दिया है, ठीक है, मतलब आपको इनडायरेक्टली पाई बाय सी की वैल्यू दी हुई है, बोलो हाँ, पाई बाय सी की वैल्यू क्या है 25.73 लीटर बार पर मोल इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है बेटा 0.083 लीटर बार पर मोल एंड पर केल्विन। आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे 25.73, ठीक है, डिवाइड बाय 0.083। तो बेटा इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर केल्विन में आएगा, जिसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। ध्यान रखेंगे आपको यहां से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो टेम्परेचर में मिलेगा। किसमें मिलेगा, सॉरी टेम्परेचर किसमें मिलेगा, केल्विन में मिलेगा। आप जब उसको चेंज करेंगे तो आंसर 37 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है क्या बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 95 बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। बेटा ओजोन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो बेटा ये ओजोन का ये स्ट्रक्चर हो जाता है लाइक ये ऐसा है ना, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा जब रेजोनेंस होगा तो देखो ये लोन पेयर सिंगल डबल है, तो लोन पेयर जब सिंगल डबल होगा तो इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये ऑप्शन गलत है, इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, राइट। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। बेटा BF3 जो होता है ना, ये इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, साइड एटम सबके सब सेम है और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। नॉन पोलर की कंडीशन क्या था, साइड एटम सेम होना चाहिए और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये जीरो डाइपोल है, लेकिन इसमें नॉन जीरो पोल है, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। बेटा NH3 आप जानते हो ये है आपका लोन पेयर और ये है बॉन्ड पेयर। आपको पता है कि कोई अगर हम लोग पॉली एटॉमिक स्पीसीज लें तो उसमें डाइपोल मोमेंट अपन कैसे देखते हैं, लोन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट का वेक्टर सम होता है, ठीक है ना। ये NH3 हो गया और NF3 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये है आपका NF3। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर लोन पेयर मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये इधर हो जाएगा और बॉन्ड पेयर मोमेंट में अपन डायरेक्शन कैसे देखते हैं, लेस ये टू मोर ये, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, मतलब ओवरऑल जो डायरेक्शन है बेटा बॉन्ड पेयर मोमेंट का वो इधर है और लोन पेयर मोमेंट का भी इधर है, मतलब दोनों का मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर सम हो रहा है, एडिशन हो रहा है। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोन पेयर मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, जबकि बॉन्ड पेयर मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, लेस ये टू मोर ये, लेस ये टू मोर ये, लेस ये टू मोर ये। तो लोन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट का डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है और वैल्यू कम होकर आएगी, मतलब NF3 की जो मैग्नेटिक सॉरी क्या डाइपोल मोमेंट है वो NH3 से कम होगा, जबकि यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन। बेटा कार्बोनेट आयन की हम लोग बात करें तो ये होता है O माइनस, इधर भी O माइनस। तो आप देखेंगे बेटा नेगेटिव सिंगल डबल, इधर भी रेजोनेंस होगा, तो एक स्ट्रक्चर आपको बन जाएगा क्या, O माइनस डबल बॉन्ड O, और इधर है आपका क्या O माइनस, ठीक है बेटा। और अगेन फिर से बेटा रेजोनेंस होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो अगेन ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CO माइनस और देन O माइनस। तो ये इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इसमें 3 है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगला सवाल 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है बेटा, ये आपको आयोडोप्रोपेन दिया हुआ है, NaCN है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपको क्या मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, ये सीधा इस पे अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन होगा, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट, कोई कार्बोकेटायन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, मतलब A तो बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये A हो गया। अब यहाँ पर आगे चलकर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं बेटा। तो जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है ना, होता है तो ये साइनाइड कन्वर्ट होता है किसमें, अमाइड में। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये NH2, ये जो है बेटा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, मतलब B। अब जब यहाँ पर ये क्या करा रहे हैं हम लोग, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा रहे हैं, Br2 के साथ में KOH या NaOH अगर दिया हुआ है तो बेसिकली यहाँ पर अब क्या होगा बेटा, जब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है तो C डबल बॉन्ड O निकल जाता है और फाइनली
यहाँ पर बन जाता है प्रोपाइल अमाइन या 1 प्रोपेनामाइन। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रोपाइल अमाइन। पूछा वैसे बेसिकली यहाँ पर क्या है, सी ही पूछा है, मतलब प्रोपाइल अमाइन जो होगा वो सही आंसर होगा। प्रोपाइल अमाइन ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, ये भी ब्यूटाइल अमाइन है, ये ब्यूटानामाइन है। यस, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। 97 देखिए बेटा 97 में क्या है, आपको कुछ केटायंस नीचे दिए हुए हैं, है ना, और यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप फ्रॉम नंबर फ्रॉम 0 to 6। तो देखिए बेटा यहाँ पे Al3+, Ba2+, Mg2+, Cu2+ और CO2+ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अगेन बेटा एकदम बेसिक सा सवाल है, इंफॉर्मेशन वाला सवाल है। Cu2+, नेक्स्ट Al3+, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बेटा CO2+। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारा पहला ऑप्शन बी वाले में 1 और ये 2 है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बेटा सी, तो Ba2+ नहीं होना चाहिए, Al3+ होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या जा रहा है बेटा BADCE, क्या दिया हुआ है BADCE हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेटा द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर। तो बेटा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन के लिए हम लोग क्या करते थे बेटा, वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 nRT, और जब हमको क्या दिया होता है बेटा प्रेशर दिया रहता है तो हम इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय फाइनल करते हैं। तो PI क्या हो जाएगा बेटा आपका 20 to 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा log 2 2.303, ये आपकी वैल्यू 1 है। ये R की वैल्यू आपको गिवन है बेटा कि आपको 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल लेना है। टेम्परेचर आपको 25 दिया हुआ है, आप इसमें 273 ऐड करेंगे तो 298 हो जाएगा, ठीक है। R की वैल्यू भी दी हुई है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर आपको आएगा माइनस में, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इनमें से तीनों। अच्छा बेटा देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। 4 ऑप्शन आपके पास में है, एक ही नेगेटिव है और वो ये है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है क्या। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन ऑफ, आपको कंसंट्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है क्या, और आपको इस रिएक्शन में 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO इज टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा आपको रिएक्शन लिखना है, एकदम सीक्वेंस है बेटा इसका, आपको रिएक्शन लिखना है N2 गैस प्लस O2 गैस। आपका कंसंट्रेशन कितना है 0.1 मोल पर लीटर, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है बेटा 0.1 मोलर। अब देखो 0.1 मोलर से 0.1 अल्फा बाहर चले गए तो यहाँ क्या हो गया बेटा 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा, क्लियर है क्या। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों, इसको सॉल्व करता हूं बेटा। तो अच्छा यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा कि आपको N2O2 और NO का कंसंट्रेशन मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहां पे इक्विलिब्रियम जो एक्सप्रेशन है बेटा उसको यूज करके आप यहां से क्या कर सकते हैं बेटा केसी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केसी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, आपको ये देखिए अल्फा पूछ सकता था लेकिन केसी डायरेक्ट दिया हुआ होना चाहिए था, लेकिन बेटा यहां पे क्या किया गया है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस दिए हुए हैं, तो आप इनको यूज करके पहले केसी कैलकुलेट कर लीजिए और केसी कैलकुलेट करने के बाद आप इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो 0.1 अल्फा डिवाइड बाय 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ठीक है क्या। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बेटा 2 है, और केसी कहाँ, ये जो केसी है कहाँ से निकल जाएगा बेटा यहाँ से निकल जाएगा। अगर केसी हमको मालूम है तो एक ही वेरिएबल पार्ट रहेगा बेटा अल्फा, और एक ही वेरिएबल पार्ट क्या रहेगा बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, केसीएम को मालूम चल गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे बेटा तो आपको वैल्यू मिलने वाली है 0.714। क्या मिलने वाली है बेटा 0.714 वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारा एक कंपाउंड है, बहुत अगेन एक बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। अ कंपाउंड X कंटेन्स 32% ऑफ A। ओके, मतलब 100 ग्राम में 32 ग्राम क्या है बेटा? A है, ठीक है, A है, और 20 ग्राम क्या है बेटा? B है, और रिमेनिंग कितना हो गया? क्योंकि परसेंट में दिया है तो 100 माइनस कर देंगे तो ये 52, मतलब अगेन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो A, B, C एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ C मतलब 48% C है। देन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ X इज, एटॉमिक मास इज क्या है बेटा? A के 64, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं 100 ग्राम में, टोटल 100 ग्राम कंपाउंड में कितने कितने मोल्स होंगे? 20 बाय क्या दिया हुआ है? 40, और 48 डिवाइड बाय क्या दिया है? 32। चलिए इसको सिंपल करते हैं, 1/2, और ये 16 से दोनों जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे बेटा? 3/2। अगेन इसको सिंपल क्या कर सकते हैं? तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी कर दिए, इसको भी कर दिए, इसको भी कर दिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 3। मीन्स हमारा आंसर जाता है बेटा जहां पे A, B 1, 1 और C क्या है बेटा? 3। तो सेकंड आंसर हमारा क्या है बेटा? सही है। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने आप लोगों के साथ इस बार नेट 2024 में आने वाले, है ना, जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है उसको डिस्कस किया, ठीक है। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है बेटा, ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आपके जो नंबर आपको शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।